साइज़ का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा था और उसको प्रेस करा और प्रेस करके छोटा कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कि भाई आपने उसका साइज़ चेंज कर दिया। और शेप का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी शेप का था और आपने उसकी शेप कुछ बदल दी। ठीक है, तो ये ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी में क्या है, इफ अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज़ सेड टू बी इलास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो आटा गूंथते टाइम उस पर फोर्स लगाई जाती है। तो जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो कभी उसको फैला देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने उसकी शेप चेंज कर दी। ठीक है, और कभी जो है हम उसको छोटा कर देते हैं, कभी उसको बड़ा कर देते हैं। तो वो क्या है कि वो हम उसका साइज़ बार बार चेंज कर रहे हैं। तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका साइज़ और शेप बदलने के लिए उस फोर्स को हम बोल देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक। अच्छा, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद में वो वापस अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलेंगे। जैसा कि रबर बैंड के केस में होता है कि खींचा तो उसकी साइज़ जो है वो बड़ा हो गया, और जो शेप है, शेप पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप रबर बैंड खींचेंगे तो आप ये देखेंगे रबर बैंड की जो विड्थ है वो उतनी नहीं रहेगी, थोड़ा सा पतला हो जाएगा और फिर खींचेगा वो। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, और फिर जब उसको छोड़ा तो वापस आ गया अपनी शेप में। तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो रबर बैंड है दैट इज़ एन इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी। तो इफ अ बॉडी regains its original size and shape after the removal of deforming force, it is said to be elastic body, and this property is called elasticity. For example, if we stretch a rubber band and release it, it snaps back to its original length. तो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाती है। उसके बाद बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है, जैसी थी रबर बैंड, हमने उसको खींचा, और खींचने के बाद में जब हमने फोर्स, उस डिफॉर्मिंग फोर्स जो थी, यानी कि जो खींचने वाली फोर्स थी, उसको हटा दिया, तो क्या वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाती है? हम ये कहते हैं नहीं। रबर बैंड जो है वो थोड़ी सी ढीली होती है। आप उसको बार बार रबर बैंड को किसी चीज़ पर लपेटेंगे, फिर हटाएंगे, फिर लपेटेंगे, फिर हटाएंगे, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे रबर बैंड बिल्कुल ना ढीली हो गई है। तो वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है। अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती तो वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आ जाती है। ठीक है, जैसे हम ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी क्लिक वाला पेन है, तो आपने कभी ऑब्जर्व नहीं करा होगा, क्लिक वाला जो पेन है वो आप कितना बार यूज़ करते हैं। कोई भी पेन अगर है तो आप कितना यूज़ करते हैं? हफ्ता भर, 10 दिन, महीना भर, 2 महीना? क्या कोई ऐसा पेन है जो आप 10 साल से यूज़ कर रहे हैं? या कोई पेन ऐसा है कि चलो 1 साल से यूज़ कर रहे हैं? तो अगर क्लिक वाला पेन आप 1 साल से भी यूज़ कर रहे हैं, तब आप कुछ टाइम बाद नोटिस करेंगे कि कुछ महीनों पहले जो उसकी क्लिकिंग की जो मतलब इंटेंसिटी थी वो बहुत अच्छी थी, या ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती थी तब जाकर वो ऑन होता था। अब खट जरा से ऑन हो जाता है। तो क्या है कि वो जो स्प्रिंग है वो भी थोड़ा सा ढीला हुआ है। तो क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है उसको हम बोल देते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, जो कि महंगी घड़ियों में यूज़ होता है। आपने नोटिस करा होगा जो एनालॉग वॉचेज़ होती हैं, नीडल वाली जो वॉचेज़ होती हैं, उस पर लिखा रहता है HMT है, टाइटन है, टाइमेक्स है, जो भी कंपनी है, उस पर क्वार्ट्ज लिखा रहता है नीचे, यानी कि ओरिजिनल क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो अगर कोई क्वार्ट्ज वाली वॉच है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है, थोड़ी महंगी हो जाती है वो। ठीक है, तो इफ़ अ बॉडी regains its original size and shape completely and immediately after the removal of deforming force, it is said to be a perfectly elastic body. The nearest approach to a perfectly elastic body is quartz fiber. तो क्वार्ट्ज फाइबर वो होता है जिससे जो वॉच है ना, जैसे पूरा 1 घंटा बीत जाता है, तो 1 घंटा बीतने के बाद में जो नीडल है वो नीडल रुक कर चलती है ना, जो मिनट वाली जो नीडल है, 60 मिनट जब हो जाते हैं वो रुक कर चलती है। ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से घूम जाए और बिल्कुल फ्री हो जाए। तो कोई ना कोई चीज़ तो है ना जो उसको रोक रही है, जो उसको मॉनिटर कर रही है, तो वो क्वार्ट्ज फाइबर है। और वो क्वार्ट्ज फाइबर पूरा खींचता है जब वो पूरी 60 मिनट तक पहुंचती है। 60 मिनट तक पहुंचते फिर से क्लिक होकर वो फिर से अपनी ओरिजिनल रीसेट पोजीशन में आ जाता है कि मिनट वाली जो नीडल है अब फिर से वो इस पोजीशन में आ जाती है कि भाई अब तुम्हें फिर से घूमना है, अगले 60 मिनट तक तुम्हें फिर से घूमना है। फिर उसके बाद फिर वो खींचेगी और खींचने के बाद फिर क्लिक होकर फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ जो होती है ये क्वार्ट्ज फाइबर की बनी होती है, क्योंकि अगर नॉर्मल स्टील का बना दिया जाए तो स्टील कुछ टाइम में ख़राब हो जाएगा, है ना। आयरन का बना दिया जाए तो नकली घड़ियों में होता है ना, तो वो कुछ टाइम बाद, ये मैं घड़ी में टाइम तो सेट करता हूँ लेकिन बार बार टाइम बिगड़ जाता है इसका। बार बार ये 10 मिनट पीछे हो जाती है, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट,
और मैंने 10 दिन बाद इसको निकाला तो ये तो पूरा मतलब 10 घंटा लेट चल रही थी घड़ी। तो वो धीरे 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 क्या है कि उसमें फाइबर जो है वो फाइबर उसका परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का नहीं है, ये चीज़ है। ऐसे ही जो क्वार्ट्ज फाइबर उसका यूज़ होता है आर की नीडल का। आर की नीडल में इस तरीके के वो होता है कि भाई वो पूरा का पूरा 12 घंटे के बाद रीसेट होगा, 12 घंटे तक वो खिंचता रहेगा और फिर रीसेट होगा। पता है ना, जो आर की छोटी वाली नीडल होती है 12 घंटे के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर वापस आती है। 12 बजे पर वो 12 पर थी नीडल, फिर 1 घंटे बाद 1 पर आई, फिर 1 घंटे बाद 2 पर आई, तो करते करते 12 घंटे बाद वो वापस 12 पर आती है। तो क्वार्ट्ज फाइबर इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर कोई चीज़ इलास्टिक नहीं है, अगर कोई चीज़ इलास्टिक नहीं है तो कहते हैं कि वो प्लास्टिक बॉडी है, वो प्लास्टिक है। तो इलास्टिक और प्लास्टिक का क्या कंपैरिजन है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लास्टिक की बनी हुई है जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं। एक्चुअली जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं वो पॉलीइथीन होती है। आप ये कहेंगे नहीं, पॉलीथीन तो वो होती है ना, वो जिसको हम उठाते हैं, जिसमें सब्जी वब्जी लेकर आते हैं और दुकान पर लिखा रहता है पॉलीथीन यहाँ पर बैन है लेकिन फिर भी मिलती है ना, तो वो होता है। तो वो भी एक उसकी फॉर्म है। प्लास्टिक मतलब पॉलीइथीन। इथीन जो आपने करा था ना 10th क्लास में, इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर जोड़ दिए तो हम बोलेंगे पॉलीइथीन है वो। तो पॉलीइथीन का कोई फिक्स फार्मूला है? हम ये कहेंगे नहीं, तुमने 10 मॉलिक्यूल जोड़ दिए, तुमने 50 मॉलिक्यूल जोड़ दिए, अगले ने 100 मॉलिक्यूल जोड़ दिए। तो जितने मॉलिक्यूल्स हम जोड़ते जाएंगे वो चीज़ उतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो अब मतलब जो प्लास्टिक के ग्रेड्स होते हैं अलग अलग, जैसे जो बॉटल है, जो इसकी जो बिस्लेरी की बॉटल आती है मिनरल वाटर की, तो आपने पानी पी लिया, पानी पीने के बाद आप घुमा दो उसको, क्रश कर दो, घूम जाएगी। अभी ये वाली बॉटल रखी है प्लास्टिक की, इसको घुमा कर देखो, घूमेगी ही नहीं। तो क्या है कि इसमें इथीन के ही पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, है ना, तो उसको तो पॉलीइथीन बोलते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना, और इसको हम कह देते हैं कि ये तो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो वो प्लास्टिक का इस वजह से कहा जाता है। प्लास्टिक का मतलब एनीथिंग विच इज़ रिजिड, जो वापस अपनी ओरिजिनल साइज़ और शेप में वापस नहीं आएगी, घुमा दिया, मुड़ गई और उसी शेप में रह गई, ठीक है, या फिर टूट गई, तो उसको हम प्लास्टिक बोल देंगे। लेकिन ये जो है ये पॉलीइथीन की एक टाइप है। फिर एक टाइप और भी होती है इसमें, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो वो भी पॉलीइथीन की टाइप है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी पाइप्स आते हैं ना, पीवीसी बोलते थे। खैर आगे चलते हैं। तो प्लास्टिसिटी क्या है? इफ़ अ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद भी अगर कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में वापस नहीं आती तो it is said to be a plastic body, and this property is called plasticity. For example, if we stretch a piece of chewing gum and release it, if we stretch a piece of chewing gum, खाते हुए खींच लिया उसको और फिर उसको छोड़ दिया, तो क्या वो लगेगी या कि एकदम टक से नहीं लगेगी, वो ऐसी की वैसी खींच जाएगी, ठीक है। इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया? प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल, ठीक। फिर बात करते हैं कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है? If a body does not show any tendency to regain its original size and shape even after the removal of deforming force, it is said to be a perfectly plastic body. For example, putty and paraffin wax are nearly perfectly plastic body. Putty and paraffin wax, ठीक है। तो आटे का एग्जांपल नहीं लेंगे, वेट डो का एग्जांपल नहीं लेंगे। मतलब उसमें भी क्या होता है कि अगर आटा गूंद रखा है मम्मी ने और आपने कहा कि नहीं मेरे को कुछ खेल करना है इसमें, है ना, तो आपने खेल करने के लिए उसको दबा दिया थोड़ा सा, तो दबाने के बाद आपको अगर मैंने कर दी इसकी साइज़ और शेप चेंज कर दी, इसने तो रीगेन नहीं करा, तो गौर से देखोगे तो हल्का सा वो भी वापस आता है, बहुत मामूली से। आपने जैसे दबा दिया तो वो हल्का सा वो भी वापस कॉन्ट्रैक्ट होता है। दबाने का मतलब क्या है कि आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं ना, लेकिन वो हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं है, साइज़ और शेप चेंज कर दिया मान लिया, लेकिन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं। अच्छा जी, तो पुट्टी एंड पैराफिन वैक्स वो समझ गए ना, पुट्टी जो दीवार में कहीं पर टूट गई दीवार और वहाँ पर हमने बिरला वाइट की पुट्टी लगा दी, है ना, वो ऐड आता है ना, बिरला वाइट की पुट्टी लगा दी। वो पैराफिन वैक्स, मोमबत्ती पिघल गई है, पिघलने के बाद में जो वैक्स है वो वैक्स वहीं पर आ गया, वो कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि सूखने के बाद में थोड़ा सा सूख जाए, ऐसा नहीं होता। तो देखिएगा अब इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस जो दिमाग में रहता है वो वाला, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, अंदर का ही रिस्टोरिंग फोर्स है, अंदर से इंसान परेशान है तो स्ट्रेस में। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब है अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया।
जैसे हम कहते हैं ना कि किसी तरीके का कोई प्रेशर है और प्रेशर में हम परेशान हो रखे हैं, और परेशान हो रखे हैं तो भाई कोई स्ट्रेस है क्या? तो वो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस यही है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी है वो जैसी है वैसा ही रहना चाहेगी, कोई भी बॉडी जैसी है वैसा ही रहना चाहिए। अब आपने क्या करा कि आपने उस पर फोर्स लगा दिया, ठीक है, मान लीजिए इलास्टिक है कोई या फिर स्प्रिंग है कोई, अब आपने उस पर फोर्स लगा दिया, दबा रखा है आपने उसको, ठीक है। तो कोई गाड़ी है, गाड़ी के बड़े अच्छे शॉकर उसमें 100-100 किलो के 4 बंदे बिठा दिए, है ना, तो जो उसके जो शॉकर है वो तो बेचारों की जान निकल गई, वो तो ऐसे हो गए कि भाई कौन बैठ गया, ये हो क्या गया, है ना, तो वो दे आर अंडर स्ट्रेस। तो पर यूनिट एरिया मतलब कितने, जो उसका जो एरिया है उसके हर एरिया पर, हर पर यूनिट एरिया का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर, हर 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अगर कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेस मतलब प्रेशर, समझ गए? टेक्निकली भी वही है, प्रेशर का फॉर्मूला याद करिए क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस का फॉर्मूला भी वही है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो स्ट्रेस मतलब प्रेशर, ठीक। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो या फिर प्रेशर की क्या होती थी, पास्कल, पास्कल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए जी, अब जरा प्रेशर की या फिर स्ट्रेस की टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, इट इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेटअप per unit cross sectional area of a body when the length of the body increases in the direction of the deforming force. It is also known as longitudinal stress. तो हमने कोई वायर लिया और उस वायर पर कोई बड़ा भारी अपने सामान लटका दिया, वो वायर खींची पड़ी है पूरी तरीके से और उसके मॉलिक्यूल्स परेशान हैं, छोड़ दो भाई छोड़ दो, हमें छोड़ दो, गलती हो गई आगे से नहीं करेंगे, आगे से वायर की शेप नहीं लेंगे, हमसे गलती हो गई, ठीक है। अब हमने वो सामान जो उस पर बांध रखा था उसको उतार दिया, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है और बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, बच गए भाई, जान बच गई, है ना, इन्होंने तो खींच ही दिया था। तो ये क्या है कि जब भी कभी लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या है, लेंथ वाइज, तो अगर कोई वायर है, उस वायर पर आपने कोई वज़न लटका दिया या आप खुद लटक गए उस पर, कुछ भी आपने मतलब उस पर फोर्स लगा रखी है, तो जब आपने उस पर फोर्स लगा रखी है तो हमें तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन हल्का सा वो खींचेगा जरूर। अगर उसकी लेंथ L थी तो L से बढ़कर डेल्टा L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, डेल्टा L मतलब मामूली सा खिंचाव, तो वो जो मामूली सा खिंचाव है ना, वो खिंचाव ही स्ट्रेस है, ठीक है। तो जब भी कभी किसी चीज़ की लेंथ पर आप फोर्स लगाते हैं, लेंथ पर आप फोर्स लगाते हैं, तो उस केस में जो स्ट्रेस बनता है, तो वो स्ट्रेस कैसे बनेगा, ये देखिएगा, अरे एक मिनट में आया, अभी आ जाता है स्ट्रेस, फिसल फिसल के इसने बचा लिया।
तो इसमें अगर मान लीजिए किसी वायर को हमने खींचा तो स्ट्रेस निकालेंगे कैसे? वैसे तो हमने कह दिया कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं क्योंकि उसको हम खींच रहे हैं। तो स्ट्रेस का तो फॉर्मूला क्या है? अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो कौन सा फोर्स और कौन सा एरिया? तो हमने ये बोला कि अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई रस्सी है और उस पर हमने कोई भी वज़न लगाया, तो वज़न लगाया तो रस्सी जो है उसको अगर देखें तो वो कैसे होगी? वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, सिलेंडर। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये थोड़ी सी खींचेगी, ये थोड़ी सी खींचेगी तो ये तो एरिया हो गया, ठीक है। और जब ये एरिया है हमारे पास और जो हमने फोर्स लगाया है यहाँ पर, वो फोर्स हमारे पास है, तो इसका फोर्स अपॉन एरिया आप कर दीजिएगा, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ जाएगा। तो पहली टाइप कौन सी हो गई? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरी टाइप देखते हैं जरा। दूसरी टाइप देखते हैं। दूसरा है जी कंप्रेशनल स्ट्रेस। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि हमने किसी चीज़ को अगर कंप्रेस करा है तो देख लीजिए, इट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीजेस अंडर अ डिफॉर्मिंग फोर्स, अंडर अ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब आपने कोई फोर्स लगाई और फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, इट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे मान लीजिए आपने फोर्स यहाँ पर लगाई और फोर्स लगाने से जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं और ये जो फ्रंट वाला एरिया है, ये फ्रंट वाले एरिया में चेंज आ रहा है, ऊपर वाले एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा, फ्रंट वाले एरिया में चेंज आ रहा है। भाई आप ये देखिए ना, ये वाली लेंथ घट गई, ठीक है। तो ये वाली लेंथ थोड़ा सा हमने दबाया ना उसको। अब आप फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि ये सोफे का गद्दा है, इस पर हम बैठ गए, तो इस पर जब हम बैठेंगे तो थोड़ा सा कंप्रेस होगा। तो कंप्रेशन जब इस पर होगा तो ये जो गद्दा है ये भी तो अंडर स्ट्रेस होगा कि भाई मालिक आप उठेंगे तो मैं थोड़ा सा खुलकर सांस ले लूँगा, ठीक है। आप तो बैठ ही गए मेरे ऊपर। तो वही वाली चीज़ है कि ये जो है इसमें क्या हुआ, ये जो कंप्रेशन हुआ तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जो आपको यहाँ से सामने से दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा सा घट गया है एरिया, ठीक है। और फोर्स किसके बराबर है? आपके खुद के वजन के बराबर, ठीक है। वजन जो है यानी कि वेट जो है वो फोर्स ही तो होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया, इस तरह से ये कंप्रेशन स्ट्रेस आ जाएगा। उसके बाद अगला देखिएगा, थर्ड है हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस क्या होता है? If a body is subjected to a uniform force from all sides, then the corresponding stress is called hydrostatic stress, ठीक है। चारों तरफ से, घर पर मम्मी पापा, स्कूल में टीचर और जो यार दोस्त हैं वो भी जीने नहीं देते, है ना। वो भी बात बात पर ताने मारते रहते हैं कि भाई तू हमारे साथ बैठ रहना है, तू तो पढ़ता लिखता नहीं है, हम बहुत होशियार हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस कौन सा है कि अगर मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है तो इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर, तो बेचारा नन्ना बालक जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, ठीक। और जब चारों तरफ से स्ट्रेस लगेगा तो उसका चारों तरफ से थोड़ा बहुत एरिया भी घटेगा, ठीक है। तो वही जो एरिया है दैट एरिया और उस पर जो भी फोर्स लगाई जा रही है वो फोर्स, तो फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। तो तीन टाइप हो गई भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जब लेंथ पर कोई फर्क आता है, और आपका कंप्रेशनल स्ट्रेस जब आप कंप्रेस करके उसका एरिया घटाते हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस जब चारों तरफ से प्रेशर लगता है तब, वो वाला। उसके बाद अगला देखेंगे टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस क्या है? When a deforming force acts tangentially to the surface of a body, it produces a change in the shape of the body. The tangential force applied per unit area is equal to the tangential stress. तो ये ऐसा होता है कि चलिए इसकी बुकलेट की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये बुकलेट है हमारे पास। अब इस बुकलेट पर मैं टेंजेंशियली मतलब एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो टच करते हुए ऐसे निकल जाए आगे की तरफ। तो हमने इस बुकलेट पर ऐसे हाथ रखा और ऐसे फोर्स लगा दिया, तो ये बुकलेट टेढ़ी हो गई, ठीक है। ये टेढ़ी हो गई, तो टेढ़ा होने पर हम क्या बोल रहे हैं कि हमने कहाँ पर लगाया है फोर्स? इसके इस एरिया पर, इसके इस एरिया पर फोर्स लगाया है। तो वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स, वो वाला फोर्स, ठीक है। और किस एरिया पर लगा रहे हैं? इस एरिया पर लगा रहे हैं। तो दिस फोर्स
अपॉन दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शीयरिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस प्रेशर ही है। और प्रेशर जो है ये हमारा 4 टाइप का, पहला लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा कंप्रेशनल, तीसरा जो है हाइड्रोस्टेटिक और चौथा जो है वो है शीयरिंग या फिर टेंजेंशियल। ठीक है, तो ये 4 तरीके के स्ट्रेस हो गए। अब इसके बाद स्ट्रेस तो घातक है ही, स्ट्रेन भी घातक है। तो ज़रा स्ट्रेन पर आ जाओ, ये स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेस तो प्रेशर है लेकिन स्ट्रेन प्रेशर नहीं है। ठीक है, स्ट्रेन क्या है वो देख लीजिए। स्ट्रेन जो है वो एक रेशो है, वो रेशो है। तो देखते हैं, द रेशो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है, आसानी से समझ जाएंगे, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। पहले लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, अब जरा सी बढ़ गई, तो वो जरा सी जो चेंज हुआ है ना, बस चेंज की बात करो, तो अब 11 सेंटीमीटर हो गई। तो चेंज कितना है, 1 सेंटीमीटर। 1 अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी, 10, 1 अपॉन 10, वो आपका स्ट्रेन हो गया। तो देखिएगा, टाइप्स देखेंगे। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स हैं। पहला तो देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल। जो लॉन्गिट्यूडनल है इसमें देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल बोल दिया, ओरिजिनल लेंथ को एल बोल दिया। तो longitudinal strain is delta L upon L, change in length upon original length। सेकंड आ जाइए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो डेल्टा वी अपॉन वी। ये भी क्लियर, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगला देख लीजिए भाई, शीयरिंग स्ट्रेन या शीयर स्ट्रेन से। तो शीयर का मतलब क्या है, टेंजेंशियल फोर्स जहाँ पर लगे उससे मतलब। तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा इन रेडियंस, एंगल थीटा इन रेडियंस to which a face originally perpendicular to the fixed face gets turned on applying tangential deforming force। तो shearing strain जो है, shearing strain एक्चुअली थीटा के बराबर होता है। और जब हम कहते हैं कि जब थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होता है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो हम ये कहते हैं थीटा लगभग tan थीटा के इक्विवेलेंट है। थीटा लगभग sin थीटा के इक्विवेलेंट है। ऐसा क्यों है वो देख लीजिए। हमने ये देखा कि थीटा अगर बहुत स्मॉल है, स्मॉल मतलब इट अप्रोचेस टू 0, तो जब थीटा 0 पे अप्रोच करता है तो साइन थीटा क्या होता है, 0। जब थीटा 0 पे अप्रोच कर रहा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0 ही तो होता है। तो इसका मतलब साइन थीटा जो है वो थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मैं cos 0 की बात करूँ तो वो 1 होता है। अच्छा साइन 0 अपॉन cos 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन cos 0 ये हो जाएगा tan 0। तो साइन में और tan में ये देखा गया है कि 0 से थोड़ा सा अगर आप एंगल बढ़ा भी दें, मान लीजिए 0.1, 0.2, 0.3 तक आप ले जाएं, या 1 डिग्री या 2 डिग्री तक भी ले जाएं, तो भी हम ये कहेंगे कि जो साइन थीटा है वो थीटा के ही इक्विवेलेंट आता है। तो शीयरिंग स्ट्रेन किस तरह से निकाला जाता है वो देखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको समझ में आ गया होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी समझ में आ गया होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन शीयरिंग स्ट्रेन है, इसको समझिए। हमारे पास एक मोटी सी बुक रखी हुई थी और हमने इस पर शीयरिंग फोर्स यानी कि टेंजेंशियल फोर्स लगाया। तो टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये ऐसे होगी,
फोर्स लगाया तो ये ऐसे हो गई, तो कितना शिफ्ट हो गई, ये एंगल थीटा, एंगल थीटा। और हम ये कहते हैं कि ये जो शियरिंग स्ट्रेन है, हमने बुक पर फोर्स लगाया तो बुक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, वो टेढ़ी हो गई तो बुक कितना टेढ़ी हो गई, तो हम ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ एंगल तो बताओगे, कुछ कितना एंगल मुड़ गई वो बुक, तो हमने कहा कि वो एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, तो शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों? क्योंकि ये मैं समझने के लिए मैंने इतना बड़ा एंगल दिखा रखा है, इतना बड़ा एंगल होता नहीं है, बहुत मामूली सही शिफ्ट होता है, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, अगर tan थीटा है तो ये तो 90 डिग्री है ही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। वही लिखा हुआ है, देखिएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ये क्या है, दो पैरेलल प्लेन्स थे पहले, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर वाला प्लेन ना थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा खिसक कर आगे पहुंच गया, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन parallel planes between two parallel planes upon ये perpendicular upon base, तो ये क्या हो जाएगा, distance between two parallel planes upon distance between parallel planes। ये हो गया, ठीक है जी। चलो जी, उसके बाद अगला देखते हैं इलास्टिक लिमिट। समझ में आ गया ना शियरिंग स्ट्रेन, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले सभी बच्चे बता दें, यहाँ तक क्लियर है? आर्यन, सिमर, अक्षय, आदित्य, सुमेन? यस सर। ठीक है। हाँ जी, अब नोट करिएगा इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट, इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया होगा। एक रबर बैंड को लिया, खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, है ना, कि चल देखता हूँ कितनी जान है तेरे अंदर, तो उसको पूरा खींच लिया, उस लिमिट तक खींच लिया कि वो बेचारी टूट गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो मैक्सिमम स्ट्रेस, जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है विद इन विच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट ये है कि आपने उसको खींचा, तब तक खींचते गए जब तक कि वो टूटने ना पाए। तो आपने ये कहा कि कितना फोर्स लगा दिया आपने उस पर, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो 10 न्यूटन के फोर्स पर वो टूट गई, तो आपने कहा कि ये जो 10 न्यूटन है ना, बस यही इलास्टिक लिमिट है। 10 न्यूटन से जरा सा भी अगर ऊपर गई तो ये टूट जाएगी, और 10 न्यूटन जो है 10 न्यूटन तक ये बची रहेगी, ठीक है। तो वो जो लास्ट लिमिट है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल size and shape after the removal of deforming force is called elastic limit. If the deforming force exceeds the elastic limit, the body acquires a permanent set or deformation and is said to be overstrained, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसको परमानेंट सेट वाली पोजीशन में आ जाती है। परमानेंट सेट वाली पोजीशन का मतलब क्या है कि अब जो उसकी साइज़ और शेप है अब वो वही रह गई, अब उसमें कोई चेंज होगा नहीं, वो वापस नहीं आएगी अपनी साइज़ और शेप में वापस नहीं आएगी, ठीक है। ये करने के बाद में अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 1 मिनट दीजिए बस मुझे, अभी आ रहा सर पानी तो रखा है, देना बेटा पीछे।
चलिए जी, अब इसके बाद देखिएगा हुक्स लॉ जो है, हुक्स लॉ में है हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट मतलब कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि वो परमानेंट सेट वाली पोजीशन पे पहुंच जाए। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर जब हम इक्वालिटी साइन लगाते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको इधर ले आइए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन ये कांस्टेंट होता है। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। द एसआई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही जो कांस्टेंट है इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल क्यों होती है? क्योंकि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की यूनिट तो हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती। क्योंकि स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन तो एक रेशो है ना, ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो जो न्यूमरेटर की यूनिट है वही इस कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये भी 3 तरीके के होते हैं। तो देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस की प्लूरल फॉर्म को मॉड्यूलाई बोल देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी, तो corresponding to the 3 types of strain we have 3 important moduli of elasticity। तो जैसे 3 तरीके के स्ट्रेन होते हैं उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो मॉडुलस है उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। तो इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। यंग्स मॉडुलस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, बस। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा यंग्स मॉडुलस, उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, दूसरा है हमारे पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के लिए के, बल्क मॉडुलस के लिए के टर्म यूज करते हैं, के। तो इसमें क्या होगा? इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तो ये भी समझ में आ गया होगा भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही ना? अभी तक तो चैप्टर आसान ही है। ठीक है, आसान है वैसे चैप्टर, कहीं भी दिक्कत है तो पूछे। अच्छा, इसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं शियर मॉडुलस को, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वही शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, बस ये 3 हो गए आपके। उसके बाद है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, इसमें जरा देखिएगा क्या है कि यंग्स मॉडुलस में देखिएगा कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ये तो हमें पता है। सपोज अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A suffers an increase in length delta L under a force capital F acting along its length small l. The Young's modulus is given by, Young's modulus क्या हो जाएगा?
ये लेंथ में चेंज हुआ है, ठीक है। और जो ये वाला है एरिया, इसको कैपिटल ए बोल दिया, और ये लेंथ होगी एल स्मॉल है। तो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में। तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये आपका यंग्स मॉडुलस हो गया। If the wire has a circular cross section of radius small r, then ज़्यादातर वायर में यही सर्कुलर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। बस ये इतना करिए, तो बाकी जो टॉपिक्स बताए हैं वो टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट है। चलिए जी, ओके।